हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा, हम अपने लास्ट लेक्चर में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा था, तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 50। ठीक है, और उसकी भी हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती कौन सी है। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर एटम की होती है। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर एटम शो करेगा, लाइक एटॉमिक रेडियस। अब जो एटॉमिक रेडियस है, मॉलिक्यूल की तो प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती है ना। एटॉमिक रेडियस का मतलब रेडियस ऑफ एटम या साइज ऑफ एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हम कब निकालते हैं, जब वो बिल्कुल आइसोलेट होता है, अकेला होता है, एटम्स की फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, आयोनिक रेडियाई की बात करें, तो ये सारी प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई, जो पर्टिकुलर एटम पे डिपेंड करती है। तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, जो रेडियाई वर्ड है वो रेडियस का प्लूरल होता है, बहुवचन कह सकते हैं आप इसको। तो बात ये आती है कि एटॉमिक रेडियाई होती क्या है। एटॉमिक रेडियाई को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो रेडियस ऑफ एटम हो गया, है ना, साइज ऑफ द एटम या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल हैविंग इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कौन कौन सी डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द outermost cell, to the outermost cell having electron। ठीक है, सेंटर से लेकर के आखिरी वाले सेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि भाई मैं सिंपली बताता हूं कि भाई मेरे पास सी हो गया, तो ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस हो गया और ये आउटर मोस्ट सेल। तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगी, ये डिस्टेंस कहलाती है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई जो एटॉमिक रेडियाई है वो नाइट्रोजन ग्रुप की कैसे इंक्रीज होगी, किससे ज्यादा होगी। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस किस किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियाई है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई, ताकि अगर हमें ये समझ में आ गई तो हम इजीली बता पाएंगे कि अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप जब हम मूव करेंगे तो रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई, जो एटॉमिक रेडियाई है उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन होता है। तो जो चार्ज होगा वो चार्ज भी किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से। तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिंपल सी बात है ये। तो अब देखो भाई, अब ये जो प्रोटॉन है, अब और आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन है, अब ये साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर प्रोटॉन्स यहां पर ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर ज्यादा होंगे और बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ना कि भाई जो एटॉमिक रेडियाई है, जो एटॉमिक साइज है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली उतना ही कम होता चला जाएगा, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब उसके बाद जो सेकंड फैक्टर आता है वो आता है हमारे पास नंबर ऑफ शेल। सेकंड है हमारे पास नंबर ऑफ शेल। अब शेल क्या होता है कि भाई जो के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल हो गया। ठीक है, तो अब अगर नंबर ऑफ शेल, जैसे कि मैं 2 ले लेता हूं, एक तो हमारे पास ये हो गया, इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है बीच में, ठीक है, या फिर क्या हो, टोटल 2 सेल हो गए। और एक मैं ये ले लेता हूं कि जिसके अंदर टोटल 3 सेल हो गए, 1 2 3। तो जब नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ रूम्स बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि भाई जिस एटम के पास सिर्फ एक ही सेल है या फिर जिस घर में एक ही रूम है वो छोटा मिलेगा, और फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ रूम्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है, साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल की जो एटॉमिक रेडियाई है या फिर जो एटॉमिक साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, नंबर ऑफ शेल की। नंबर ऑफ शेल जितने ज्यादा होंगे, एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा।
और न्यूक्लियर चार्ज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि भाई न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, नजदीक आएंगे और साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नंबर थर्ड जो आता है वो है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, नंबर थर्ड क्या हो गया, शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग कांस्टेंट आप उसको बोल सकते हो। तो नंबर थर्ड इज शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट क्लियर है। अब ये जो शील्डिंग कांस्टेंट या जो शील्डिंग इफेक्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, शील्ड का मतलब क्या होता है, ढक लेना। ठीक है, तो क्या होता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन्स है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, बट अगर ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में दीवार बन जाए, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन था वो क्या कर दिया इन्होंने, कट कर दिया, तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स उतना अट्रैक्शन फील ही नहीं करेंगे, और जब अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएंगे, वो दूर चले जाएंगे। तो मेन चीज कौन होगी हमारे पास, शील्डिंग कांस्टेंट। और ये शील्डिंग कांस्टेंट किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई अंदर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतना ये शील्ड कर लेंगे, ढक लेंगे न्यूक्लियस को, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को फिर न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस ही नहीं होने देंगे। और दूसरी चीज है शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल भी कौन सा होगा, जो अंदर वाला होगा। अब ये जो इसकी जो शेप है, अब जैसे सोचो एस सबशेल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। अब उसकी स्फेरिकल शेप है तो वो क्या करेगा, इसके चारों तरफ है वो, मतलब कि इसको बहुत अच्छे से कवर करेगा, ढक लेगा, और ढक लेने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, पी शेल की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा किसका होगा, एस का, फिर पी का, फिर डी का, और फिर एफ का होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर शील्डिंग कांस्टेंट डिपेंड करेगा, और जो एटॉमिक साइज है वो क्या करेगा, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। शील्डिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ढक लेगा, सॉरी न्यूक्लियस को ढक लेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज या अट्रैक्शन एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, और ये क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज तीन चीजों पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल, और नंबर थर्ड कौन सा हो गया, शील्डिंग कांस्टेंट। तो समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड जाएंगे तब एटॉमिक रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस, तो यही हमने पढ़ना है। तो अब ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। तो क्या कहता है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो जब भी हम अलोंग द पीरियड की बात करेंगे, मतलब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे पहले वाले ग्रुप से, मतलब ग्रुप नंबर 14 से इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज स्मॉलर देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो गया। दूसरी बात करूं मैं नंबर ऑफ शेल की, तो नंबर ऑफ शेल तो बढ़ती नहीं है ना, सेम पीरियड में भी कार्बन में भी 2 सेल है, नाइट्रोजन में भी 2 सेल है, सिलिकॉन में भी 3 सेल है, फास्फोरस में भी 3 सेल है। सेम पीरियड की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है, सेम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो भाई न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन्स तो बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल तो बढ़े नहीं, और इलेक्ट्रॉन भी इनर शेल में नहीं बढ़ते हैं। तो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पड़ेंगे, तो हम कह सकते हैं कि भाई शील्डिंग कांस्टेंट भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा, और उसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग द, या ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, या फिर सिंपल सा रीजन आप ये लिख सकते हो, ड्यू टू इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
ठीक है, इफेक्टिव के अंदर तीनों इंक्लूड हो गए हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्लूड हो गया है और नंबर ऑफ शेल और सब कुछ जो नेट इफेक्ट है हमने वो इंक्लूड कर दिया, ड्यू टू इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि नाइट्रोजन और कार्बन में किसका साइज ज्यादा होगा, कार्बन का साइज ज्यादा होगा। फॉस्फोरस और सिलिकॉन में किसका ज्यादा होगा, सिलिकॉन का ज्यादा होगा। हमने सेम पीरियड को इस तरीके से कंपेयर कर लेना है। अब बात करते हैं हम अलोंग द ग्रुप। जब हम अलोंग द ग्रुप आएंगे तब क्या होगा, अलोंग द ग्रुप का मतलब क्या होगा, टॉप से बॉटम की तरफ। तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, प्रोटॉन्स तो बढ़ते ही हैं, बट प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल भी बढ़ेंगे और इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। मतलब कि साइज को छोटा करने वाला तो सिर्फ एक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट साइज को बढ़ाने वाले दो इफेक्ट फैक्टर हो गए। कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया शील्डिंग कांस्टेंट और दूसरा हो गया नंबर ऑफ शेल। तो दोनों में पावरफुल कौन हो जाएगा, जो जिसमें दो इफेक्ट लग रहे हैं, इसीलिए साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसकी बात कर लेते हैं, हम अलोंग द ग्रुप की बात कर लेते हैं, अलोंग द ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, अलोंग द ग्रुप on moving along the group, the atomic radii increases। ठीक है, वो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस हो जाएगी। और रीजन क्या लिख सकता हूं मैं, ड्यू टू डिक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, वहां पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पूरे ग्रुप की तो कौन कौन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। बट यहां पर जो एक्सेप्शन मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, आर्सेनिक पे और बिस्मथ के ऊपर। इस पे क्या एक्सेप्शन मिलेगा कि भाई जब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे जाऊंगा तो साइज एकदम से बढ़ेगा। ठीक है, लार्ज इंक्रीज होगा यहाँ पे, जबकि फॉस्फोरस से मैं आर्सेनिक पे जाऊंगा तब जो साइज में इंक्रीज होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, ऐसा ही जब मैं आर्सेनिक से एंटीमनी पे जाऊंगा तो लार्ज इंक्रीज होगा, बट जब मैं एंटीमनी से बिस्मथ पे जाऊंगा तो जो इंक्रीमेंट होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो उसका रीजन क्या होता है भाई, क्योंकि आर्सेनिक में किसकी एंट्री हो गई है, डी ऑर्बिटल की, और बिस्मथ में किसकी एंट्री हो गई है, एफ ऑर्बिटल की। तो अब हमने पढ़ा था ना कि भाई जो डी ऑर्बिटल है, उस डी ऑर्बिटल की जो डी ऑर्बिटल है वहां पर क्या होगा कि डी ऑर्बिटल का जो शील्डिंग कांस्टेंट है वो बहुत ही कम होता है। तो जब शील्डिंग कांस्टेंट कम होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड ही नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा सा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आर्सेनिक पे डी की एंट्री हुई है, बिस्मथ में एफ की एंट्री हो गई, और इन दोनों की जो शील्डिंग पावर होती है बहुत ही पुअर होती है, और उस वजह से क्या हो गया कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा बढ़ गया, तो जिसकी वजह से साइज बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था ना, तो वो साइज उतना नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर है ना, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। नेक्स्ट आता है हमारे पास आयोनिक रेडियाई। तो आयोनिक का मतलब क्या हो गया कि भाई ये आयंस फॉर्म में होंगे, ये तो हो गए एटम्स के फॉर्म में जब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आयोनिक रेडियाई का मतलब कि जब ये आयंस की फॉर्म में होंगे। तो हमारे पास जो सेकंड है वो आती है आयोनिक रेडियाई। ठीक है, तो आयोनिक रेडियाई का मतलब मैं कैसे समझाऊंगा कि रेडियस या साइज ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस दो टाइप के होते हैं, कटायन और अनायन। अब हमारे पास जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक है वो जनरली क्या बनाते हैं, 3 नेगेटिव आयंस, क्योंकि भाई इनकी जो इलेक्ट्रॉन लेने की जो पावर है वो ज्यादा होती है, साइज छोटा है, तो ये तो क्या बनाते हैं, अनायंस बनाते हैं। जबकि एंटीमनी और बिस्मथ जनरली क्या बनाते हैं, कटायन बनाते हैं, 3 पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं, और ये क्या बनाते हैं, अनायंस बनाते हैं।
ठीक है। अब आपको पता है कि भाई जो अनायंस होते हैं उनका साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए, प्रोटॉन्स तो बढ़े नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गई यहाँ पर ज्यादा। जबकि इस केस में क्या हो गई है कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना इजी होगा, तो यहाँ पर साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइज छोटा हो जाएगा। तो लिख सकता हूं ना कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक हैव फॉर्म 3 नेगेटिव आयंस, सो देयर साइज विल बी लार्ज। जो इनका साइज होगा वो क्या होगा, वो लार्ज होगा, ड्यू टू डिक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है यहां पर वो क्या हो गया है, वो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज क्यों हो गया, भी प्रोटॉन तो उतने ही है, भी प्रोटॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रख रहा है, बट जब इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ते जाएंगे तो बेचारे वो प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली वही बात हो गई, साइज क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया। अब इस केस में क्या हो गया, 3 पॉजिटिव, मतलब इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए है ना, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो पहले क्या था कि मैं अज्यूम करो कि 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहे हैं। अब 3 गए तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2, तो वो क्या करेंगे, दोनों को अपनी तरफ खींच लेंगे और साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा, जो साइज होगा वो साइज स्मॉल हो जाएगा, किससे, अपने पेरेंट एटम से। ठीक है, ये अपने पेरेंट एटम मतलब कि जो ये कह लो कि बिस्मिथ 3 पॉजिटिव का जो साइज होगा वो किससे छोटा हो गया, बिस्मिथ से। एंटीमनी 3 पॉजिटिव का जो साइज है वो किससे छोटा हो गया, एंटीमनी से। और इस केस में मैं क्या लिखूंगा कि जो नाइट्रोजन 3 नेगेटिव का साइज हो गया वो क्या हो गया, साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, साइज स्मॉल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से जो साइज है वो साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लोगे ना अच्छे से, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपने अच्छे से पढ़नी है, बाकी का हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।